हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक अगेन। और जो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जैसे हमने एनिमल्स कोऑर्डिनेशन की बात करी थी तो उसमें हमने नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम, ये दो सिस्टम्स के बारे में स्टडी करा था। लेकिन अगर हम प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई मसल नहीं है। सो हाउ डू दे कोऑर्डिनेट देयर बॉडी, हाउ डू दे डू देयर वर्क? यानी कि अगर हम बेसिकली देखें तो हम देखेंगे कि वो प्लांट जो मूवमेंट कर रहा है वो विदाउट नर्वस सिस्टम, विदाउट मसल्स कैसे मूव कर पा रहा है। तो प्लांट मूवमेंट पहले तो हम ये देखते हैं कि होती कैसी कैसी प्लांट्स की मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज हमने कभी प्लांट को एक तरफ से, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाते हुए नहीं देखता। तो प्लांट अगर मूवमेंट कर रहा है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट की मूवमेंट कहाँ पर है। तो दो तरह से हम इस मूवमेंट को स्टडी करेंगे। एक है हमारा जो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो टच मी नॉट प्लांट्स जो हैं, ये एक ऐसा सेंसिटिव प्लांट है जिसको आप टच करते हैं तो उसकी लीव्स फोल्ड होकर के ड्रॉप हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये टच मी नॉट का प्लांट है। अगर हम इसको टच करते हैं तो इसकी लीव्स ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं इस तरीके से। तो ये टच मी नॉट प्लांट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मिमोसा प्यूडिका। तो हम अगर जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीव्स एकदम से फोल्ड होकर ड्रॉप हो जाती है। और ये रिएक्शन, जो ये मूवमेंट है प्लांट की, दिस इज़ अ वेरी फास्ट मूवमेंट। और इसमें सिर्फ लीव फोल्ड होकर के ड्रॉप हो रही हैं, इसमें प्लांट की किसी भी तरह की कोई ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था कि मूवमेंट हमारी बॉडी मूवमेंट भी है और जो ग्रोथ है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। तो लेकिन जो टच मी नॉट प्लांट है उसकी जो ये मूवमेंट है, लीव्स का फोल्ड होकर ड्रॉप होना, ये एक फास्ट मूवमेंट है। इसमें कोई ग्रोथ विजिबल नहीं है, कोई ग्रोथ होती ही नहीं है। और अगर हम दूसरी तरह की प्लांट मूवमेंट की बात करें, जैसे हम एक सीड की जर्मिनेशन को अगर स्टडी करें, तो अगर जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी रूट्स जो हैं वो नीचे चली जाती हैं इनटू द ग्राउंड, और जो उसकी स्टेम्स हैं वो दे मूव अवे फ्रॉम द ग्राउंड, दे मूव अपवर्ड्स। और जो इसकी मूवमेंट है, प्लांट की मूवमेंट जर्मिनेशन के केस में, इट इज़ अ स्लो मूवमेंट, इट इज़ नॉट इमीडिएट मूवमेंट। आपको इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व अगर करना है तो आपको कुछ टाइम उस प्लांट को रेगुलरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दैट दिस प्लांट इज शोइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट। अब जो ये मूवमेंट हो रही है ये हमको वेरी क्लियरली पता है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है प्लांट में, इसीलिए ये जो सीड जर्मिनेट हो रहा है, सीड के अंदर ग्रोथ हो रही है, इसीलिए उसकी रूट्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं ग्राउंड के अंदर और स्टेम ऊपर है। तो हम यहाँ से एक ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं कि प्लांट मूवमेंट हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरी मूवमेंट है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट जो है दैट मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन दी ग्रोथ। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं दोनों तरह की मूवमेंट को। सबसे पहले तो अगर हम वापस अपने ये सेंसिटिव प्लांट टच मी नॉट की तरफ जाएं, या मिमोसा प्यूडिका, इसको जब हम टच करते हैं तो इसकी लीव्स फोल्ड होकर के बंद हो जाती हैं कुछ इस तरीके की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, टचिंग इज अ स्टिमुलस एंड हाउ डू द प्लांट रिस्पॉन्ड टू इट? प्लांट इसको रिस्पॉन्ड करता है अपनी लीव्स को क्लोज करके। इस तरीके की जो मूवमेंट हो रही है जिसमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, स्टिमुलस तो लगा इस तरफ लीफ के यहाँ पर, लेकिन ये पूरी लीफ बंद हो गई। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई एक स्टिमुलस जहाँ से आ रहा है प्लांट उसी की तरफ रिएक्ट हो रहा है या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट को आप कहीं भी टच करो उसका एक ही रिस्पॉन्स आएगा, फोल्डिंग ऑफ लीव्स एंड ड्रॉपिंग डाउन। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें लीफ टच होकर के फोल्ड हो रही है, इसमें
जो प्लांट की मूवमेंट है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दिस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें प्लांट की डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, अब ये जो नास्टिक मूवमेंट है इसको थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी करते हैं, ये कैसे होती है. टच मी नॉट प्लांट जो है, ठीक है, इसका हम ये थोड़ा सा डिटेल क्लोजअप डायग्राम देखते हैं. इसमें ये एक लीफ के बेस पर एक फर्म स्ट्रक्चर है जिसको हम पल्विनस कहते हैं. ये वैसे तो देखिए इरेक्ट खड़ा है, यहाँ पर ये सारा सीधी है लीव्स, लेकिन जब हम इसको टच करते हैं तो यहाँ से लीव्स फोल्ड होती हैं और ये देखिए लीफ ड्रॉप डाउन हो गई. अब ये होता कैसे है, जब हम इस प्लांट को टच करते हैं, टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, तो इस प्लांट से कुछ टच करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं. अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कोई यहाँ पे नर्व्स तो है नहीं उनको पास करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होंगे, एक सेल से दूसरे सेल से दूसरे सेल तक पास होते चले जाएंगे और फाइनली प्लांट्स में ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. अब वो हार्मोन्स क्या करेंगे, इस पल्विनस से वाटर को, जैसे आपको मालूम है प्लांट्स के सेल्स में वाटर होता है, वैक्यूल है बहुत बड़ा जो वाटर फिल्ड है, उस सेल्स में से वाटर निकलकर ये इस खाली इंटरसेल्यूलर स्पेस की तरफ आ जाता है. मतलब सेल्स अपने अंदर से पानी निकाल कर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में दे देता है. तो यानी सेल के अंदर उसकी टर्जिडिटी ख़त्म हो गई. पानी कहाँ भर गया, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में. अब जब इन सेल्स की टर्जिडिटी ख़त्म हो गई तो ये सेल्स फोल्ड हो जाएंगे इस तरीके से और ये पूरी लीफ नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगी. ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है स्टिमुलस का, कि टच मी नॉट प्लांट को जब टच किया गया तो उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकले. वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल्स तक जाते रहे और फाइनली उन्होंने प्लांट के किसी हार्मोन को रिलीज़ करवाया. अब वो हार्मोन की वजह से जो लीफ के अंदर के सेल्स थे उनके अंदर से पानी निकल गया. ठीक है, 1/2 ऑफ द पल्विनस में से पानी निकल गया इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर. ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं ना आप, ये ऊपर की साइड के सेल्स हैं, इसके नीचे के साइड के सेल्स ने पानी लूज करा, इसके भी नीचे. पहले दोनों सेल्स इक्वली फिल्ड थे वाटर से, अब यहाँ से ज़्यादा पानी निकल गया, यहाँ से भी ज़्यादा पानी निकल गया, तो इन अंदर के सेल्स की टर्जिडिटी कम हो गई, तो इसलिए लीफ झुक गई. ठीक है, तो अब जो इस तरीके की मूवमेंट है जिसमें कि आपने लीफ को टच किया लेकिन कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, स्टिमुलस आया, लीफ फोल्ड हुई और ड्रॉप डाउन हो गई, इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम नास्टिक मूवमेंट. अब क्योंकि जो ये लीफ में टच की वजह से हुई है तो इसको हम बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट. नास्टिक यहाँ से अलग कर लेते हैं, टच का थिग्मो एंड नास्टिक मूवमेंट विच इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. आपकी बुक में यही एक्सप्लेन करा है. तो अभी ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ टच का ही एक ऐसा स्टिमुलस है जिसकी वजह से इस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं? नहीं, देयर आर फ्यू मोर स्टिमुलस जिनकी रिस्पॉन्ड में प्लांट मूव करता है. तो एक और प्लांट है डैंडेलियन फ्लावर जो मॉर्निंग में खुलता है और इवनिंग में क्लोज हो जाता है. तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग नॉन डायरेक्शनल है. ठीक है, और ये रिस्पॉन्ड किसके लिए कर रहा है, ये लाइट के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट. सो यहाँ तक हमारा ये नास्टिक मूवमेंट कंप्लीट हुआ जिसमें कि ग्रोथ नहीं है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि प्लांट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. अब इसमें जो भी आप देखेंगे वो प्लांट जो है वो मूव कर रहा है लेकिन उस मूवमेंट के लिए ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है. जो हमने टच मी नॉट में मूवमेंट देखी उसमें सिर्फ सेल के अंदर से वाटर बाहर आ रहा है, थोड़ी देर बाद वो पानी वापस अंदर आ जाएगा और वापस सेल की पत्तियां खुल जाएंगी. ठीक है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ गए. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट, अब जो हम मूवमेंट स्टडी करने वाले हैं वो है कि प्लांट के ग्रोथ का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं
ट्रॉपिक मूवमेंट। इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है ग्रोथ मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट, जिसमें कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है और उस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, मतलब वो किस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है। उसके डायरेक्शन की वजह से प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है और उस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखो, स्टिमुलस जहाँ से आ रहा है, या तो ग्रोथ उस स्टिमुलस की तरफ हो जाएगी या ग्रोथ उस स्टिमुलस से दूर हो जाएगी। यानी कि अगर प्लांट की ग्रोथ उस स्टिमुलस की तरफ है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर उसकी ग्रोथ अवे है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ये कैसे होगा, इसके हम एक एक करके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो इट विल बिकम क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो हमने अभी बात करी, थिग्मो इज फॉर टच, ठीक है, और ट्रॉपिक बिकॉज ऑफ ग्रोथ। यहाँ तक हम इस वर्ड को दो में तोड़ते हैं, दिस इज फॉर टच एंड ट्रॉपिक इज फॉर ग्रोथ। अब कैसे ग्रोथ होगी? जैसे आप ये देखते हैं, कोई एक वीक प्लांट है, मान लीजिए पी प्लांट है, पी प्लांट के जो ये टेंड्रिल्स हैं, अगर इनको कोई सपोर्ट टच होता है टेंड्रिल को, तो ये टेंड्रिल फटाफट से इसी के ऊपर अपने आप को रैप करता चला जाता है ताकि इस प्लांट को सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये जो ग्रोथ हो रही है टेंड्रिल की सपोर्ट के ऊपर, ये क्यों हो रही है? क्योंकि टेंड्रिल ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स दिस स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस। एक स्टिमुलस मिला जिसने उसकी ग्रोथ को इफेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो टेंड्रिल्स हैं ये टच को लेके बहुत सेंसिटिव हैं और इनका क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे स्टिमुलस मिला ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये उससे दूर नहीं जा रहे हैं। अब लेकिन ये राउंड शेप कैसे ले लेता है, कैसे इसको रैप कर लेता है, कैसे इसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में, कैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को रैप कर लेता है। अब कुछ इस डायग्राम को यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की, देखेंगे आप। जैसे ही एक टेंड्रिल आता है और उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर टच होता है, और यहाँ पर आप 2D इमेज देख पा रहे हो, लेकिन आप इमेजिन करो कि एक आपने रॉड ली है और उसके ऊपर एक मोटी रस्सी आप लपेट रहे हैं, ठीक है। तो रस्सी का एक पार्ट सपोर्ट को टच करेगा और दूसरा पार्ट बाहर की तरफ होगा। जो पार्ट टच करेगा सपोर्ट को और दूसरा पार्ट होगा बाहर, जो बाहर का पार्ट होगा आप देखिए उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अंदर के पार्ट पर ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। तो अंदर के पार्ट पर ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, बाहर के पार्ट पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो अब ये धीरे धीरे बाहर का पार्ट ग्रो करता जाएगा, बाहर का पार्ट लंबा होता जाएगा, अंदर का पार्ट छोटा रह जाएगा। तो जो अंदर का पार्ट छोटा रहेगा वो साथ साथ चलता रहेगा और बाहर का पार्ट एक बड़ा सर्कल लेकर के इसके ऊपर रैप कर देगा। तो ये दे आर सेंसिटिव टू टच। सो दिस इज हाउ अ टेंड्रिल रैप्स अराउंड अ सपोर्ट, ठीक है। सो इस तरीके की मूवमेंट पे जो टच की डायरेक्शन की वजह से होती है, दैट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। और हो तो ग्रोथ रही है, इसमें हो तो ग्रोथ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है। तो दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटोट्रॉपिक में क्या है, इसमें आप देखिए डायग्राम से बहुत क्लियर है कि एक प्लांट रखा गया है जिसमें एक साइड से सनलाइट आ रही है। ये प्लांट ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स दी सनलाइट। मतलब अगर आप इस प्लांट को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए ऐसे ही इसको एक साइड से लाइट आने दें और इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ दें, तो आफ्टर सम डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द शूट दे स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स द सनलाइट। ऐसे मूव करेगा इस तरफ। ये इस प्लांट की वैसे ग्रोथ ऐसे होनी चाहिए थी, बट इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक दिस। ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स दी सनलाइट, ठीक है। द लीव्स आर ग्रोइंग टुवर्ड्स दी सनलाइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। फोटो इज फॉर लाइट,
एंड ट्रॉपिक इज फॉर ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस आपका सन हो गया, सनलाइट हो गई, और शूट जो है वो टुवर्ड्स सनलाइट ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम सनलाइट जा रहे हैं, इसीलिए वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। तो ये हमने दूसरी पढ़ी, फर्स्ट थिग्मोट्रॉपिक, सेकेंड फोटोट्रॉपिक। नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पर जियो वर्ड, ठीक है, जियो ज़्यादातर आप ज्योग्राफी अर्थ से रिलेट करते हैं, तो अर्थ में यहाँ पर हम ग्रेविटी से इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। अब सोचिए कि अगर हम एक गमले को, अगर हम डायग्राम को अभी ना देखें, अब इस गमले को अगर हम ऐसे वर्टिकल के बदले, जब ये वर्टिकल खड़ा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल इस गमले को लेटा दें, ठीक है, इस गमले को हम हॉरिजॉन्टल लेटा दें, ये हमारा गमला है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लेटा दिया और ये इसमें प्लांट ग्रो कर रहा है। अब क्या ये प्लांट ऐसे ग्रो करता रहेगा? नो, द प्लांट विल ग्रो लाइक दिस। और आपने कई जगह पर देखा होगा कि बारिश की वजह से या कभी ट्री फॉल होने की वजह से आधा ट्री तो ऐसे गिरा रहता है, लेकिन बाकी की ब्रांचेस उसकी फिर से ऊपर जाना शुरू कर देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा होता है जियोट्रॉपिज्म की वजह से, ठीक है। अब जियोट्रॉपिज्म क्या है? लेट अस डिस्कस दैट। जियोट्रॉपिज्म में हम ग्रेविटी से रिलेटेड बात पढ़ते हैं, ग्रेविटी से रिलेटेड। यहाँ पर मेजर रोल ग्रेविटी का हो रहा है। अब ये गमला हमने ऐसे रख दिया, कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं रूट्स जो नीचे की तरफ आ रही हैं, शूट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। हमको पता है ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? ग्रेविटी हमेशा ग्राउंड की तरफ चीज़ों को खींचती है, ठीक है। अब सारे पार्ट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस शूट को भी नीचे खींच रही है, ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, रूट्स को भी नीचे खींच रही है। लेकिन जो शूट हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, शूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। मतलब आपका स्टिमुलस तो यहाँ आ रहा है, स्टिमुलस की डायरेक्शन ये है और ग्रोथ की डायरेक्शन ये है, ये ग्रोथ की डायरेक्शन है। स्टिमुलस नीचे, ग्रोथ ऊपर, तो इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो हम कहते हैं शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट्स में क्या हो रहा है? ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, दिस इज द स्टिमुलस, एंड रूट्स की ग्रोथ भी नीचे हो रही है, तो ग्रोथ भी नीचे हो रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दिस ग्रोथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, सो वी से दैट रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि ग्रेविटी की वजह से भी मूवमेंट होती है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि मूवमेंट जो है प्लांट की वो किस किस तरह की होती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, दिस वी विल स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ प्लांट्स की मूवमेंट क्यों और कैसे हो रही है, मतलब किस तरीके से हो रही है और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है प्लांट, लेकिन ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे इसको कम्युनिकेट कर पा रहा है कि ग्रेविटी नीचे लग रही है तो तुम्हें ऊपर जाना है, कैसे मैसेज इसको मिल रहा है, वो मैसेज की स्टडी हम अभी इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो, यहाँ से वर्ड से एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है मीनिंग। हाइड्रो इज फॉर वाटर, ट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट रिलेटेड टू वाटर इन रिस्पॉन्स टू वाटर। बहुत आसान है बताना कि अगर हमने एक ये प्लांट यहाँ रखा है, इसकी रूट्स में पानी है, तो रूट्स इसको पानी की तरफ ही ढूंढती हुई, पानी को जहाँ भी पानी होगा वहाँ तक रूट पहुँच जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। एक और एग्जाम्पल हम मूवमेंट का स्टडी करते हैं, विच इज इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स सिक्रीटेड, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोकेमिकल्स ट्रॉपिज्म मूवमेंट। तो दिस इज अ ग्रोथ और मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से कुछ इसके नेक सेल से कुछ शुगर्स प्रोड्यूस होती हैं और वो शुगर्स चली जाती हैं ओव्यूल की तरफ, ठीक है। शुगर्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं स्टाइल में,
और वो कुछ ओव्यूल के पास चली जाती हैं। यहाँ पर आपको इसका डिटेल नहीं स्टडी करना कि केमिकल कहाँ और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बस आपको इतना स्टडी करना है कि ओव्यूल में कुछ केमिकल्स हैं और पोलन ग्रेन्स इन्हीं केमिकल्स की वजह से अट्रैक्ट होकर के पोलन ट्यूब डेवलप करता है। और जो ये पोलन ट्यूब मूव कर रही है डाउनवर्ड्स एंड मूविंग इनटू दिस ओव्यूल, कहाँ से इसको पता चलता है कि भाई यही ओव्यूल है और मुझे यहीं तक पोलन ट्यूब को ग्रो करवा के जाना है? दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट. So growing of this pollen tube in response to the chemical is known as chemotropism. मतलब पोलन ट्यूब्स का ग्रो होना ओव्यूल के केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म. तो यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ. ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट जो हमने पढ़ी ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट थी. तो अब हम मूवमेंट को दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो दो तरीके की है. एक तो ड्यू टू ग्रोथ है जो अभी हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ी, और एक है चेंज इन द शेप ऑफ प्लांट सेल्स जो हमने टच मी नॉट प्लांट में पढ़ी कि उसमें टच करने पर प्लांट के सेल्स वाटर लूज कर लेते हैं और अपना शेप या साइज, या तो वो स्वेलिंग हो जाती है उनमें या वो श्रिंकेज हो जाती है, इसकी वजह से उनकी शेप चेंज हो जाती है. तो इस शेप चेंज की वजह से ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती. ठीक है, अब जो ये प्लांट की मूवमेंट्स हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है? जो प्लांट की मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स मतलब कि जो ये प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है अलग अलग तरह के स्टिमुलस को, टच को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ग्रोथ को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि लाइट आई तो मुझे लाइट की तरफ जाना है या लाइट से दूर जाना है या टच की वजह से लीफ का क्लोज करना है. ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है? जैसे आपकी बॉडी में यानी कि एनिमल्स की बॉडी में आपको मालूम है कि अगर आपको किसी ने आवाज़ लगाई तो आपको सुनना है, या आपको एक गर्म पैन है हाथ झटकना है, आपको सोचना है. ये सारे मैसेजेस आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम लेके जा रहा है. और नर्वस सिस्टम का हम टॉपिक इससे पहले कवर कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में, वीडियोज़ में. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर. सो वहाँ पर तो नर्वस सिस्टम है, हॉर्मोन्स है, लेकिन प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. तो प्लांट्स की ये मूवमेंट्स कौन रेगुलेट कर रहा है? प्लांट की मूवमेंट्स रेगुलेट करने के लिए प्लांट्स के पास हैं हॉर्मोन्स. देन प्लांट हॉर्मोन्स आर कॉमनली नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स. ठीक है, तो अब इन हॉर्मोन्स का काम क्या है? इन हार्मोन्स के बहुत सारे काम हैं. रेगुलेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करना. फ्रूट्स की राइपनिंग यानी कि फ्रूट्स के पकना, जो कच्चा फल पक जाता है. ग्रीन मैंगो येलो राइप मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है. ग्रीन टमाटो रेड टमाटोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्रीन कच्चे एप्पल्स रेड जूसी एप्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो राइपनिंग उसको बोलते हैं. फिर जो ये ग्रोथ हो रही है रूट स्टेम्स और लीव्स की, या कब फ्लावरिंग हो रही है, या स्टोमेटा की मूवमेंट कैसे रेगुलेट हो रही है, सारी की सारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, सारी की सारी नास्टिक मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, ये सब की कंट्रोल प्लांट हार्मोन्स के पास है. तो इनमें से हम कुछ हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं केमिकल्स. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स में, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में. तो हार्मोन्स ये तो पक्का हो चुका है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं. अब क्योंकि ये फाइटो हार्मोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स बनाएगा कौन? कोई भी प्लांट का पार्ट. और इनका काम क्या है? प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाना. किस चीज़ की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ग्रोथ की, डेवलपमेंट की और स्टिमुलस के रिस्पॉन्स की. तो फ्रॉम हेयर यू गेट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट हार्मोन कि फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और जिससे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स की, ये सारी एक्टिविटीज़ प्लांट हार्मोन कंट्रोल करता है. अब जैसे हमने ह्यूमन में पढ़ा कि हार्मोन बनते कहीं हैं, ब्लड में आते हैं, फिर पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, ऐसे ही इसमें भी प्लांट हार्मोन्स कहीं बनते हैं और बाद में डिफ्यूज़ होकर के प्लांट के दूसरे एरियाज़ में भी या एरिया ऑफ एक्शन में भी
पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे होता है ये सब, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स हमने कौन कौन से पढ़ने हैं। इन योर बुक देर आर 4 हार्मोन्स मेंशन देयर: ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म ABA है, ABA ऑल्सो, ठीक है। ABA इज ऑल्सो एब्सिसिक एसिड। तो ये जो 3 हार्मोन्स है आपके, ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए, यानी कि प्लांट को ग्रो करना है। और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। अब हमने ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही पढ़ा है कि हॉर्मोन्स बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को हमने बढ़ाते ही चले जाना है, दूसरी चीज़ उसको काउंटरएक्ट करने के लिए भी होनी चाहिए कि एक इरेगुलेटेड ग्रोथ ही ग्रोथ ना होती जाए, रुकनी भी चाहिए। तो प्लांट के एक हार्मोन का काम है इसको रोकना। वो हार्मोन कौन सा है? ओनली वन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड इज द इनिबिटरी हार्मोन। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको जैसे कई बार आंसर डायरेक्ट नहीं पता होता, लेकिन आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए ऑप्शंस, ठीक है। तो इनिबिटरी हार्मोन एब्सिसिक एसिड, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि एब्सिसिक एसिड एक इनिबिटरी हार्मोन है। रेस्ट 3 आर ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स। अब ये कहाँ और कैसे ग्रोथ करते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स कहाँ बनते हैं? ऑक्सिन्स बनते हैं प्लांट की रूट और शूट की टिप पर, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट को लॉन्ग करने में, सेल्स को लंबा करने में मदद करते हैं। और इनका इफेक्ट फोटोट्रॉपिज्म में भी देखा गया है। फोटोट्रॉपिज्म याद करिए, लाइट की तरफ बेंड हो जाना, जैसे ये बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों बेंड होता है ऐसे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, तो ऐसे ये मूवमेंट क्यों शो कर रहा है? ऐसा इस प्लांट ने इस स्टिमुलस को क्यों रिस्पॉन्ड किया? ये सनलाइट एक स्टिमुलस है, ठीक है। ये इसकी ग्रोथ जो है ये इसका रिस्पॉन्स है। ऐसा ये इस तरफ क्यों बेंड हो रहा है? तो लेट्स सी हाउ डज इट बेंड्स। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग इज द ऑक्सिन हार्मोन। अब इसमें आप देख रहे हो ये फर्स्ट पिक्चर में कोई भी सनलाइट एक तरफ से नहीं आ रही है, प्लांट को प्रॉपर हर तरफ से, हर जगह से, हर एंगल से लाइट टाइम टू टाइम मिल रही है। तो प्लांट इज ग्रोइंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है, सीधा जा रहा है प्लांट स्ट्रेट डायरेक्शन में। और इसके अंदर ऑक्सिन्स जो हैं बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सारे आराम से हैं। तो सब को इक्वल ऑक्सिजन मिल रहा है, सबकी ग्रोथ इक्वल हो रही है और प्लांट सीधा सीधा ग्रो कर रहा है। अब हमने अचानक से एक तरफ से सनलाइट देनी शुरू कर दी। अब ये ऑक्सिजन थोड़ा शर्मीला सा हमारा हार्मोन है, चकाचौंध से दूर रहने वाला, बिल्कुल सिंपल लाइफ, लाइट से दूर, नो लाइमलाइट, कोई उसको लाइमलाइट में नहीं आना, उसको अपना बस काम करना है कि मुझे ग्रोथ करानी है कराओ, लेकिन मुझे लाइमलाइट में नहीं आना, ठीक है। कोई उसको क्रेडिट नहीं लेना, ऐसे इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो ऑक्सिजन को जैसे ही लाइट मिली, शर्मीला हमारा आकर के इस तरफ अंधेरे वाली साइड पर छुप गया। कहता है काम मैं करूँगा, काम मैं पूरा करूँगा, लेकिन मुझे लाइमलाइट में आने का कोई शौक़ नहीं है। तो ये सारा ऑक्सिजन्स डार्क साइड पे चला गया। अब ये डार्क साइड पे जाएगा और वहाँ पर काम करेगा, और काम क्या है इसका? सेल्स को लॉन्ग करना। अब यहाँ के सेल्स हो गए सारे लंबे, इधर तो ऑक्सिजन बचा ही नहीं, ये ऑक्सिजन बचा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ के सेल्स रह गए छोटे, यहाँ के सेल्स हो गए लंबे। अब ये लंबे सेल्स हैं तो क्या होगा? ऐसे करके ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स दी सन। तो दिस इज वाई द प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स दी सनलाइट, क्योंकि जो ये ऑक्सिन, जो ग्रोथ हार्मोन है, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट से दूर चले जाते हैं। तो ये आपका ऑक्सिन का था, ठीक है। सो ऑक्सिन्स दे मूव अवे फ्रॉम लाइट। यहाँ से हमने इसका फोटोट्रॉपिज्म के बारे में समझा। अब जब हमने ग्रेविटी वाला देखा, जियोट्रॉपिज्म में देखा कि अगर हमने प्लांट को ऐसे हटाया, मैंने यहाँ पर पॉट नहीं बनाया गमला, तो आप सिर्फ ऐसे देख सकते हैं कि क्या है। अब जियोट्रॉपिज्म में ये प्लांट लेटा हुआ था, धीरे धीरे ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर गया और रूट्स इसके नीचे की तरफ मूव कर गई। ऐसा क्यों हुआ?
अब ऑक्सिन्स जो हैं ग्रेविटी की तरफ तो मूव कर जाते हैं, लाइट से तो दूर जाते हैं, लेकिन बड़ा डाउन टू अर्थ है, अवे फ्रॉम सनलाइट, डाउन टू अर्थ, ठीक है। ऑक्सिन बड़ा हमारा जेंटल मैन है, तो बड़ा डाउन टू अर्थ रहने वाला। तो जैसे ही प्लांट को लिटाया, ये सारा का सारा डाउन टू अर्थ कलेक्ट हो गया, यानी कि प्लांट के लोअर पार्ट में ये ऐसे कलेक्ट हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर लोअर पार्ट में कलेक्ट हुआ, तो यहाँ पर स्टेम में ग्रोथ बढ़ गई, इस एरिया की ग्रोथ बढ़ गई, क्योंकि यहाँ के सेल लंबे हो गए, लॉन्ग हो गए, तो अब ये प्लांट ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। लेकिन ऑक्सिन की ना एक प्रॉब्लम है कि वो रूट की ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाता, बल्कि वो रूट की ग्रोथ को कम कर देता है। यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। मतलब सही है ना कि सब चीज़ें तो सब में अच्छी नहीं होती, किसी में कुछ बुराई भी होती है। तो ये ऑक्सिन कहता है मैं अगर रूट में चला गया तो मैं वहाँ पर रोक दूंगा, इतना भी मैं अपना इंसल्ट स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक है, कि तुम मुझे रूट में भी रख दो। मैं डिग्निटी से काम करता हूँ, शर्मीला हूँ, लाइट से दूर चला जाता हूँ, बहुत हम्बल हूँ, ग्रेविटी की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ही रूट में डाल दो। अगर आप मुझे रूट में डाल दोगे ना, मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा। तो ऑक्सिन यहाँ से जो है अपनी ग्रोथ को कम कर देता है। यहाँ पर रूट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी? बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ ज़्यादा होगी तो देखो रूट बेंड हो गई टूवर्ड्स दी अर्थ। तो इसलिए ऑक्सिन जो है वो फोटोट्रॉपिज्म के लिए भी और जियोट्रॉपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना था हमारा ऑक्सिन का रोल। अब आते हैं हमारे गिबरलिंस, गब्बर सिंह, ठीक है। गब्बर सिंह है, इसके वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आपकी बुक में जितने दे रखे हैं हम वही फटाफट से करेंगे कि ये जो है हमारे ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा था ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीड्स की डोमिनेंसी को ब्रेक करता है। डोमिनेंसी मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि अगर एक फल के अंदर बीज बन गया तो आपने पेड़ से तोड़ा, बीज निकाला, मतलब जैसे मान लीजिए एक पेड़ पे मैंगो लगा हुआ है, आपने मैंगो लिया, बीज निकाल दिया और उसको ज़मीन में लगा दिया, इमीडिएटली वो ग्रो नहीं होता। डोमिनेंट रहने का मतलब होता है कि वो कुछ समय तक साइलेंट में रहेगा, वो अपनी ग्रोथ नहीं शो करेगा। तो गिबरलिन अगर उसके पास आ जाता है तो वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करके ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो गिबरलिन कहता है उठो, जागो और स्प्राउट्स बनाओ, जर्मिनेट करो। गब्बर सिंह आ गया, उठ जाओ, ठीक है। पिक्चर में गब्बर सिंह आ जाए सो जाओ, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, गब्बर सिंह आ रहा है उठ जाओ, सीड्स अपनी डोमिनेंसी तोड़ो और जर्मिनेट करो। बर्ड्स के लिए भी सेम। नाउ साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब साइटो वर्ड से याद रखो, साइटोप्लाज्म सेल में होता है, तो साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो अब जहाँ पर ज़्यादा सेल डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा साइटोकाइनिन मिलेगा, या ऐसे कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा साइटोकाइनिन है वहाँ पर ज़्यादा सेल डिवीजन हो रही है। तो बोथ वेज आर करेक्ट। तो ये ज़्यादा हमको कहाँ मिलेगा? यंग स्टेम, यंग लीव्स एंड फ्रूट्स में। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए तीनों हॉर्मोन्स जो ग्रोथ हॉर्मोन्स थे। नाउ कमिंग टू द लास्ट हॉर्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है हमारा ग्रोथ इनिबिटर है, ये जहाँ भी जाएगा ग्रोथ को रोक देगा, और इसके जाने की वजह से पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं और मुरझा जाती हैं। तो बस इसका इतना ही रोल है। तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं चारों हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स। अब आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दो थोड़े अलग से तरीके के क्वेश्चंस थे विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, सो आई हैव टेकन दोज क्वेश्चंस हियर। ये मुझे कुछ बच्चों का कमेंट था तो मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। इफ़ यू फाइंड एनी अदर प्रॉब्लम्स तो यू कैन कमेंट मी इन माई वीडियो, आई विल ट्राई टू कवर इट अप इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। ये भी कमेंट आया था कि ये वाला क्वेश्चन मैम साथ में ले लेना, तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ टेंड्रिल में हमने देखो फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ लिया, कैसे वो
लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट के मूवमेंट में कैसे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे ग्रेविटी के लिए, जियोट्रॉपिज्म के लिए कैसे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो टेंड्रिल की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन क्या रिस्पॉन्सिबल है? यस, ऑक्सीजन टेंड्रिल की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो ये हमने पढ़ा था इसके ऊपर घूम रहे हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन्स जो हैं वो अवे मूव कर जाते हैं टच के, जहाँ ज़्यादा टच होता है उससे ऑक्सीजन दूर चल जाती है। मैंने कहा ना ये शर्मीला है, तो भाई जो साइड टच कर जाएगी, ये सपोर्ट की साइड है, ये आपका सपोर्ट है और ये टेंड्रिल मूव कर रहा है इसके ऊपर, तो हमारा शर्मीला ऑक्सीजन किसी के छूने से बिल्कुल शर्मा के दूर भाग जाता है। तो ये दूर की साइड आ गया सारा, यहाँ पर आउटर एरिया में यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन बन गया तो यहाँ पर जो है ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और अंदर ऑक्सीजन कम है तो अंदर की ग्रोथ कम हो जाएगी। ये आंसर लिखा भी हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेस ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट मीन्स लेस ग्रोथ, एंड बाहर की साइड मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ। और हमें कैसे याद रखेंगे, हमें मालूम है ऑक्सीजन एक शर्मीला, लाइमलाइट से दूर रहने वाला, डाउन टू अर्थ वाला हार्मोन है, तो ये टच से भी दूर चला जाता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी बुक में कि एक आपने खुद से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें आप हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो कर सके। ये आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैसे आप एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जो हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करे। तो एक ये आंसर हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो यू कैन हैव अनदर मेथड्स ऑल्सो। अब इसमें हमने क्या किया, एक टिन प्लेट ली, मतलब टिन बॉक्स बोल दो, उसके अंदर हमने बहुत सारे होल्स कर दिए और यहाँ पर हमने कॉटन या सॉडस्ट गीली करके भर ली, बहुत सारी मॉइस्ट, और इसमें हमने ग्राम सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए रख दिया। अब हमने देखा कि ये ग्राम सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं और इनमें से रूट्स बाहर की तरफ निकल रही हैं। पहले हमने देखा कि रूट्स बाहर की तरफ निकल रही हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद रूट्स टर्न होकर के अंदर की तरफ मुड़ गई, किसी और होल से वापस अंदर चली गई। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा होल्स बनाने हैं, एक होल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने होल के पास ही ग्राम रख दिया और वहीं से ग्रो हो गया, थोड़े ज़्यादा और थोड़े बड़े होल्स बनाने हैं। तो हमने देखा कि रूट ग्रो हुई नीचे की तरफ और थोड़ी टाइम के बाद वापस ये टर्न होकर के ऊपर की तरफ आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक तो रूट्स जो हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, यानी कि वो ग्राउंड की तरफ मूव कर रही हैं। फिर हमने ये भी शो किया कि रूट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हैं, क्योंकि ये वाटर की तरफ मूव कर रही है। हमने तीसरी चीज़ एक और प्रूव कर ली कि जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है उसका इफेक्ट जियोट्रॉपिज्म से ज़्यादा है। जो रूट है वो जियोट्रॉपिज्म के इफेक्ट को छोड़ देगी, लेकिन वाटर की तरफ ये ज़्यादा जाएगी। ठीक है, सो एक बार मैं आंसर आपके सामने स्क्रीन स्क्रॉल करके रख देती हूँ। इफ़ यू वांट you can note it down by giving a pause to the lecture, or you can also have a screenshot. So यहाँ पर आपका ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. Hope you have enjoyed the lesson and understood it fairly well. Same lines, after watching the lesson, must read your NCERT. Happy learning, take care. Next lecture में मिलते हैं. Bye bye.